अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं शहरियार वड़ाइश। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जनाब, जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त हो या मुशावरत, ऐसे मामलात का शुमार इंतहाई अहम और संजीदा उमूर के ज़ुमरे में आता है, जिसके लिए काबिल एतमाद और अच्छी शोहरत की हामिल पेशा वर रियल इस्टेट एजेंसी की तलाश एक अहम टास्क है, ताकि जायदाद की खरीदो फरोख्त से मुतालिक किसी भी किस्म के शाइबे से बचा जा सके। और यकीनन रियल इस्टेट एजेंसीज की बढ़ती तादाद से इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि मुतादिद पढ़े लिखे और तजर्बाकार लोग इस मैदान में आए हैं और आम आदमी उन पर अब एतमाद भी कर रहा है। आज के प्रोग्राम में हम रियल इस्टेट एजेंसीज के किरदार और अहमियत पर बात करेंगे और साथ ही साथ उन तमाम फ़वाइद और नुकसानात का भी जायज़ा लेंगे जो इनसे जुड़ने से हासिल होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हमेशा की तरह दिस वीक इन रियल इस्टेट पर। तो दिस वीक इन रियल इस्टेट में सबसे पहली खबर ये है कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA के डायरेक्टर जनरल ने जौहर टाउन में प्लॉट्स के घपले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। और इस स्कैंडल में इलाके की तरक्की के लिए मुख्तस फंड्स में खुर्द बुर्द भी शामिल है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। LDA ने तहकीकात करके इस घपले में मुलव्विस अफराद की निशानदही कर ली है, जिन्हें अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो ये मामला क्या है, इस पर हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली शेराज से। अली, क्या मामला है? जौहर टाउन में प्लॉट्स में घपले वैसे कोई नई बात तो नहीं है, साल हर साल से हम ये सुनते आ रहे हैं। अब कहीं जाकर एक्शन लिया जा रहा है इस हवाले से? लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा तौर पर जो जौहर टाउन है, जो कि रुपए के हिसाब से जो है बड़ी सोसाइटी गिनी जाती है, इस सोसाइटी के अंदर जो प्लॉट्स हैं उनकी जैली फाइलों का जो है स्कैंडल सामने आया था। इसके अंदर तकरीबन 200 से ज़ायद ऐसी फाइलें थीं जिनके जो है मालकान की शनाख्त नहीं हो पा रही थी, और बाकायदा तौर पर उन जैली फाइलों को जो है वो जौहर टाउन के इलाकों में अलॉट करके लोगों को फरोख्त भी कर दिया गया था। ये सारी सूरत हाल को जानते हुए जब DG LDA ने कार्रवाई का हुक्म दिया तो बाकायदा तौर पर उनकी जांच पड़ताल के लिए एंटी करप्शन को दरखास्त दी गई कि इसकी जांच पड़ताल की जाए और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसी हवाले से एंटी करप्शन ने बाकायदा तौर पर जौहर टाउन का जो डायरेक्टरेट है उनकी जानिब से जो डायरेक्टर हाउसिंग है उनको अपने पास बुलाया और बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड तलब किया, जिसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर से बहुत सारी फाइलें जो हैं वो बाकायदा तौर पर मिसिंग पाई गई, जिसकी बिना पर जो बाकायदा कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बाकायदा तौर पर इस मिसिंग फाइलों का जो इंदराज है, जहां पे मैनुअल और कंप्यूटराइज दोनों सिस्टम को जो है वो बाकायदा तौर पर चेक किया जा रहा है, और जो LDA रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के अंदर मिसिंग किस तरह हुई उसका भी जायजा लिया जा रहा है। जबकि अभी तक किसी भी फाइल के अंदर से बाकायदा तौर पर कागजात के जो खुर्द-बुर्द होने का जो इंकशाफ हुआ है उसके से ये चीज़ें जाहिर होती हैं जो अलॉटमेंट लेटर्स लोगों के होते हैं। जिस तरह कोई शख्स अगर किसी जगह से प्लॉट परचेज करता है तो उसको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है। जिस तरह कोई सोसाइटी नई लॉन्च होती है तो सबसे पहले वो जो अलॉटी होता है, जो उसको पहले सबसे पहले प्लॉट ट्रांसफर होता है, उसके नाम से वो अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाता है। जबकि वो अलॉटमेंट लेटर अगर आपके पास ना हो तो उस जगह की जो मलकियत है उसको शो करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है, कानूनी कार्रवाई है। उसको मुकम्मल करते हुए अपनी मालकाना हकूक जो है उसको जाहिर करने के लिए आपको बहुत सारी कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से वो अलॉटमेंट लेटर बहुत अहम किरदार रखता है इस खरीदो फरोख्त के अंदर प्रॉपर्टी की। लेकिन क्योंकि जौहर टाउन के अंदर जिस टाइम प्लॉटों की कटिंग हुई और लोगों को प्लॉट अलॉट हुए तो बहुत सारे ऐसे प्लॉट थे जिनके अलॉटमेंट लेटर्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर गायब किए गए, और उनकी जब अलॉटमेंट हो चुकी और सारे लोगों को जो प्लॉट जो है वो तकसीम हो चुके और तकसीम होने के बाद उनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी आगे शुरू हो गया, तो बाद में पता ये चला कि 200 से ज़ायद ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके जो है अलॉटमेंट लेटर जो है वो सामने नहीं आए, और इसके अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो डायरेक्टर हाउसिंग जो है उनको ये अहकामात जारी किए कि इन तमाम फाइलों का रिकॉर्ड जो है वो एंटी करप्शन को दिया जाए, और उसमें देखा जाए कि ये एंटी करप्शन के अंदर जो दरखास्त दायर की गई है जिसके अंदर जौहर टाउन के अंदर इतने बड़े फ्रॉड का जो सिलसिला सामने आया है उसके हिसाब से जो फाइलों के अंदर डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं। जब एंटी करप्शन ने वो फाइलें मंगाई तो LDA की जानिब से बाकायदा तौर पर जब इन प्लाटों के जो नंबर हैं वो नंबर सामने रखे गए तो उनकी फाइलों के अंदर ना ही अलॉटमेंट लेटर हैं और ना ही कोई ऐसा एविडेंस उसके अंदर मौजूद है जिससे मलकियत शो हो। और इसी वजह से जब इस तरह के जो प्लॉट होते हैं तो उनको बाकायदा तौर पर जो है वो एक स्क्रूटनी कमेटी होती है जिसको बोनाफाइड कमीशन
तय करता है कि ये जिन प्लॉटों की फाइलें मौजूद नहीं है या जिनका अलॉटमेंट मौजूद नहीं है, उनकी मलकियत शो करने के लिए एक बोनाफाइड कमीशन बनाया जाता है और बोनाफाइड कमीशन ये तय करता है कि अब ये मलकियत किसके नाम चढ़ेगी। बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स होते हैं जो इंसानों को, जो लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्योंकि प्लॉट के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, या तो उसको कमर्शियल जगह के अंदर आ जाता है या किसी पार्क के अंदर आ जाता है या किसी भी ऐसी जगह में आ जाता है जहाँ पर लोगों को सर्विसेज के लिए जो एरिया डिक्लेयर किया होता है उसके अंदर अगर प्लॉट आ जाता है तो उस शख्स को जो है उसका मुतबादिल प्लॉट देने के लिए इन प्लॉटों को जो है वो जब्त शुदा प्लॉटों के तौर पर एलडी अपने पास रखता है। अच्छा, लेकिन जब जब्त शुदा प्लॉट जब आ जाते हैं तो उसकी अलॉटमेंट जब करनी होती है तो उसके लिए बाकायदा तौर पर वही नंबर अलॉट करके जो है अलाटियों को दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ ये चीज सामने आई है कि जो प्लॉट अलॉट करने थे उन तमाम प्लॉटों का रिकॉर्ड ही पीछे से गैप कर लिया गया है और अभी तक उसकी सिर्फ छानबीन का सिलसिला जारी है और जो डायरेक्टर हाउसिंग है उनसे भी बाकायदा तौर पर बहरहाल जैसे आप बता रहे थे कि DGLDA की जानिब से अब कार्रवाई का हुक्म दिया गया है, तो देखते हैं अभी मामला क्या सामने आता है। अली शिराज, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अगली खबर फैसलाबाद से है कि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी FDA का गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में कायम 9 गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज को सील कर दिया गया है। मजीद इसकी क्या तफसीलात हैं ये जानेंगे फैसलाबाद से सुनो न्यूज के ब्यूरो चीफ शहरोज पास से। शहरोज, गैर कानूनी तामीरात को मस्मार करने की खबर है, क्या ये तमाम हाउसिंग सोसाइटीज आबाद थी? क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों में इस तरह के ऑपरेशन का हम सुन रहे हैं, लेकिन मुकामी रिहायशियों का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। मालूमात क्या सामने आई इसकी? जी बिल्कुल आयशा, FDA की जानिब से गैर कानूनी के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में कायम 9 गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज को सील कर दिया गया है। DG FDA की हिदायत पर ये मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया गया है। आपने जैसा कि पूछा इनके अंदर रिहाइश थी, तो रिहाइश जो है वो बिल्कुल नहीं थी। इसके अंदर सिर्फ जो है वो स्ट्रक्चर कायम थे और दफातर थे जिनको मुस्मार कर दिया गया है और दफातर जो है वो सील कर दिए गए हैं। और गुज़िश्ता साल नवंबर से अब तक की बात करें तो FDA की जानिब से 31 हाउसिंग कॉलोनीज जो है वो जो गैर कानूनी देकर करार देकर उनको जो है वो सील किया जा चुका है। और इनमें मुतअद्दिद जो है वो गैर कानूनी जो कॉलोनीज थी वो सतैना रोड, समंदरी रोड और सरगोदा रोड पर जो है वो कायम थी। DG FDA आसिफ चौधरी का कहना है कि अभी भी मुतअद्दिद ऐसी कॉलोनीज है जिनके खिलाफ कार्रवाइयां जो है कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने FDA से जो है वो इजाजत नहीं ली और ना ही कोई मंजूरी लिया, उसके बगैर ही जो है वो इन्होंने कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। उसके अलावा मुतअद्दिद इलाके अभी भी किनाल रोड के जो इलाके शामिल है, उसके अलावा सरगोदा रोड पर अभी भी बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो गैर कानूनी है। उनका जो DG FDA ये बताएं कि ये जो ये इलीगल जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं, ये इन्होंने FDA का कोई प्रोसेस जो है शुरू नहीं किया था और बिल्कुल उन ड्यू प्रोसेस के अंदर आए बगैर ही उन्होंने जो है वो अपनी कटिंग करके जो है वो बेचना शुरू कर दिया था, या फिर ये इसकी कोई और वजह है जो जिसकी वजह से ये गैर कानूनी है? देखिए, जो DG FDA हैं आसिफ चौधरी, उनसे हमने बात की है। उनका कहना था कि इन्होंने डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं करवाए और ना ही किसी किस्म की मंजूरी लेना इन्होंने जो है वो गवारा जो है समझी है। इस तरह की बहुत सी कॉलोनीज हैं फैसलाबाद में जो इजाजत के बगैर जो काम शुरू कर दिया जाता है। फिर उनके खिलाफ जब FDA कार्रवाई करती है उसके बाद फिर ये कानूनी तौर पर अपने डॉक्यूमेंट जो है वो FDA में जो है वो दाखिल करवाते हैं, फिर वहां से मंजूरी लेते हैं और इस तरह ये प्रोसेस जो है लंबा हो जाता है। और खासतौर पर जो लोग यहाँ से प्लाट खरीदते हैं जब, तो उनको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये लीगल प्रोसेस नहीं होता उस वक्त तक कॉलोनियां सील होती हैं या मुस्मार कर दी जाती हैं और उसके बाद फिर जब दोबारा FDA के पास जब ये मालकान जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, फिर मंजूरियां होती हैं, उसके बाद फिर काम शुरू होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो सफर होता है तो वो जो लोग होते हैं जो उन्होंने पाई जोड़कर जो है प्लाट जो लिए होते हैं। तो DG FDA का कहना है कि इस तरह की जो कॉलोनीज हैं जब तक ये मंजूरी नहीं लेती उस वक्त तक हम इनको काम करने की इजाजत नहीं देंगे। शहरोज, हमने पहले भी ये सुना है कि इस तरह की गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई होती है और उसके बाद कार्रवाई करने के बाद उस थोड़ी देर के लिए सील हो जाते हैं और उसके बाद वो फिर से काम अपना शुरू कर देते हैं। क्या यहाँ पे इन सोसाइटीज़ के अंदर भी ऐसा तो नहीं है कि पहले ये कभी सील हुई हैं और उन्होंने फिर से काम शुरू कर दिया और अब जो है वो फिर से उनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा हो? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है। इस तरह के मामला हमने देखे हैं फैसलाबाद में कि मुतअद्दिद बार जो कॉलोनीज है उनको जो सील किया जाता है, फिर वो दोबारा जो है वो डीसील करवा लेते हैं। कुछ उनका लेन देन के मामला होते हैं वो करवा के जो है दोबारा अपना काम जो है शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लीगल प्रोसेस के थ्रू नहीं होता। ये अंदर जो है वो DG जो FDA के अंदर जो लोग होते हैं उनको पैसे वगैरह देकर तो ये काम को दोबारा जो है वो शुरू कर दिया जाता है। लेकिन ये इसमें से मुतअद्दिद जो है वो कॉलोनीज ऐसी हैं जो पहले भी सील हुई हैं और अब दोबारा जो है उनको सील करके कुछ के दफातर जो है मुस्मार किए गए हैं। और इस दफा क्योंकि ये नए DG आए हैं आसिफ चौधरी, इन्होंने आते ही बड़ा जो है वो एक्शन लिया
है। अब क्योंकि इन्होंने काफी जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बाद अब ये मामला जो है वो देखे जा रहे हैं कि ये जो मालकान है दोबारा जो है वो अब कागजात के थ्रू जो है वो इनको मंजूरी लेनी पड़ रही है और उसके बाद जो है वो काम दोबारा शुरू होगा। ठीक है शहरोज़ाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फैसलाबाद में पूरे मुल्क में ही हम ऐसा सुनते हैं कि गैर कानूनी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का मामला है, लेकिन बहरहाल अब एक्शन हो रहा है फैसलाबाद में, इसके भी यकीनन कुछ अच्छे रिजल्ट ही सामने आएंगे। तो तीसरी खबर दिस वीक इन रियल इस्टेट में है कि सुप्रीम कोर्ट ने रियल इस्टेट पर 20% इनकम टैक्स के खिलाफ अबूरी रिलीफ दे दिया, जिससे महसूलात की वसूली में जुज़वी तौर पर कमी आएगी। मामला क्या है जानते हैं सुना न्यूज़ के नुमाइंदे सरदार अवैस से। सरदार अवैस, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का ताल्लुक रियल्टी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के सेक्शन 7E के खिलाफ दायर दरख्वास्तों से है, जो हुकूमत ने पिछले साल जून में मुतारिफ कराई थी। जी बिल्कुल, बुध को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है इस केस की समाअत हुई थी, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस सोमर अता बंदयाल कर रहे थे। तो वहां पर बुध को जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि रियल एस्टेट पर जो 20% इनकम टैक्स का निफाज था उससे आर्जी तौर पर रियल एस्टेट को छूट दे दी गई है और इस फैसले से महसूलात की वसूली की जो कार्रवाइयाँ थी उस पर भी नुकसानदेह असर पड़ने की तवक्को है, क्योंकि टैक्स हुकाम को अभी 9 माह के महसूलात का जो हदफ है वो पूरा करने के लिए अब एक हफ्ते में 560 अरब रुपए इकट्ठे करने होंगे। इसी तरह टैक्स नादिंदागान को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त तो दी है, लेकिन जो कोई हतमी फैसला जो है जब तक अदालत का नहीं होता तब तक जो तखमीन शुदा इनकम टैक्स का हिस्सा है उसका सिर्फ निस्फ जो है वो अदा कर सकेगा। अदालत ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इसकी कारकर्दगी और एक अबूरी फैसले में अपने अहदाफ की तकमील के लिए छोटे जो टैक्स दाइंदागान सारिफीन हैं उनकी बुनियाद पर तवज्जो मरकूज करने पर सरजनिश दी। उन्होंने कहा कि जो छोटे टैक्स दाइंदागान है उन पर जो है जिस तरह से FBI ने घेरा तंग किया हुआ है तो उसको छूट देनी चाहिए, जिसका उन्होंने खुद भी जिस तरह रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर 20% जो टैक्स था उसकी छूट देकर उसका मुजाहरा किया। इसी तरह FBI का जो है उनका दावा है कि टैक्स की जो मुअस्सर शरह वो 1% है और वो इजाफी 15 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहता है। एक बार जब हुकूमत ने कुछ शोबों को टैक्स से मुस्तस्ना करने का फैसला किया तो FBI ने तखमीना को अपनी असल रकम 25 अरब रुपए से कम कर दिया। इसी तरह इनकम टैक्स का जो हिस्सा था वो तो अदा करने का अदालत की जानिब से कहा गया है, लेकिन जो 20% छूट दी गई उसके हवाले से FBI ने जो है इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिन्होंने अब उनको एक हफ्ते में जो रेवेन्यू इकट्ठा करना था जो कि पहले 560 अरब रुपया था वो अब उससे बढ़ गया है। तो इसलिए अब जो है FBI की तरफ से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री थी उसको 20% टैक्स में जो वो छूट दे दी है, जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उन्होंने इसको खुशाइन करार दिया है, चूँकि पहले ही माशी तौर पर भी मुल्क की बड़ी नागुफ्ताबे हालात है और जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इस्लामाबाद की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है तो वो भी आजकल दिगरगू हालात से गुजर रही है। तो ऐसे में जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जो रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं उन लोगों ने इसको खुशाइन फैसला करार दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि एजेंसीज की किसी भी बायर या सेलर को ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी आप अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसके लिए रियल एस्टेट एजेंसीज की ज़रूरत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, क्या आपको रियल एस्टेट एजेंसी की खिदमात हासिल करने की ज़रूरत है? आज प्रॉपर्टी प्लस के इस प्रोग्राम में हमारे देखने वालों को ये समझने में मदद मिलेगी कि रियल एस्टेट एजेंसी क्या होती है और इसके किरदार और अहमियत के साथ साथ ये आपके लिए किस हद तक मुफीद हैं। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट मौजूद हैं, कैप्टन रिटायर्ड शाहनवाज भट्टी। शाहनवाज भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट एजेंसी की ज़रूरत क्या होती है, एक्चुअली ये बताइए कि ये रियल एस्टेट एजेंसी क्या होती है और क्या क्या सर्विसेज फराहम करती है। देखिए, रियल एस्टेट एजेंसीज जो हैं बेसिकली हमारे यहाँ पर जितना भी रियल एस्टेट के अंदर काम हो रहा है उसमें हमारे लिए एक पिलर का काम करती हैं और टेक्निकली जितनी भी रियल एस्टेट एजेंसीज हैं पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक दे कैन ऑपरेट एनीवेयर इन पाकिस्तान और उनको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है एंड अंडर प्रोफेशनल उनके ऊपर टैक्स भी लगता है और तमाम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा कारोबार है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है।
और टेक्निकली ये ऑफिसेज लोगों ने बनाए हुए हैं यहाँ पर। कुछ बहुत हद तक बहुत ज्यादा प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, कुछ ज्यादा छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। और वहां पर जो है कई सारे लोग जो हैं वो मिलकर एक ऑफिस के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर एरियाज के अंदर काम कर रहे हैं, और वो एडवाइस करते हैं लोगों को कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ पर करनी चाहिए। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इनका टोटल जो मेन पर्पस है वो लोगों को एडवाइजरी और कंसल्टेंसी देना है, और ताकि लोगों को जो है वो प्रॉपर्टीज खरीद के दे सकें। इसमें जो है क्या कहते हैं, टेक्निकली दे एक्ट एज मिडल मैन। देखें, जब भी आपकी प्रॉपर्टी परचेज या सेल करने जाते हैं तो देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर, ठीक है। और अब उन दोनों बायर और सेलर को मिलाने के लिए ये मिडल मैन जो है वो किरदार अदा करता है, और उसके अंदर वो मार्केटिंग करते हैं, या बायर्स और सेलर्स उनको डायरेक्टली खुद अप्रोच करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब हमें ये प्लॉट बेचना है या हमें ये प्लॉट खरीदना है। तो ये एजेंसीज में जो लोग काम कर रहे हैं वो फिर उन लोगों को आपस में, अगर बायर है तो उसके लिए प्लॉट ढूंढा जाता है और उसको फिर उसकी कीमत बताई जाती है, और फिर अगर मीटिंग की जरूरत पड़े तो बायर और सेलर्स को मिलाया जाता है, और इसी तरीके से ये एजेंसीज अपना काम जो है वो कर रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान सिमिलर प्रोसीजर्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा इसके ऊपर रहनुमाई करें कि कितनी पेचीदा एनवायरनमेंट है या कितनी पेचीदा ये काम है कि आपको ये मिडलमैन की ज़रूरत ही पेश आती है। क्या एक आम आदमी वो किस तरीके से, जब एक उसने बाइंग और सेलिंग करनी है, तो क्या वो थॉट प्रोसेस है जिसके ज़रिए वो कि इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें किसी रियल एस्टेट एजेंट के साथ ही काम करना है, rather than कि हम खुद ही कोई ना कोई लोगों के साथ टच करके कोई हम सेलर्स या बायर्स ढूंढ सकते हैं। देखिए, अभी पूरी दुनिया के अंदर ना एक नया निज़ाम आया है जिसको FSBO कहते हैं, और ये FSBO बेसिकली ज़ीलो अमेरिका के अंदर लॉन्च हुआ। बेसिकली दैट मींस फॉर सेल बाय ओनर, राइट। वहां पर ये काम किया गया कि जी के जो ओनर्स अगर डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टीज जो बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो वो वहां पे जाके खरीद सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द ओनर्स। अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो बाहर के मुल्कों में बहुत ज्यादा रेगुलेशंस हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2% के करीब जो लिस्टिंग्स हैं, या 2% ओनर जो हैं सिर्फ वो प्रेफर करते हैं कि वो सेल बाय ओनर के ऊपर डायरेक्ट करें, क्योंकि इसके लिए मसला ये है कि जब भी आपने रियल एस्टेट को बेचना है या खरीदना है, इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार है। अब एक आम शख्स जो है वो अपने कारोबार में मसरूफ है, नौकरी पे लगा हुआ है, तो उसके पास इतना वक्त नहीं है कि जनाब वो जाकर किसी सोसाइटी की पूरी जो है वो इन्वेस्टिगेट करे, ढूंढे, वक्त निकाले, फिर उसको निकालने के बाद वो बायर या सेलर से मिले, और उसके बाद जो है वो फर्दर मोर उसकी ट्रांसफर का जो एक प्रोसीजर्स हैं वो हर सोसाइटी के कुछ हद तक मुख्तलिफ हैं, और उनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। LDA का अलग सिलसिला है, रजिस्ट्री का, और वो सारा कुछ, वो भी एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो लिहाजा एक आम बंदे को नहीं पता होता कि जनाब ये सारे प्रोसीजर्स में कानूनी जो पेचीदगियां हैं वो भी नहीं पता होती। तो इधर तो आपको एक बहुत अच्छे लॉयर की जरूरत है, और लॉयर्स नॉर्मली क्या करते हैं कि वो कुछ गैर जरूरी पेचीदगियां पैदा कर देते हैं। अब जो मुआहदे होते हैं या बयाने होते हैं, एग्रीमेंट टू सेल होते हैं, उसमें लॉयर्स कुछ ज्यादा पेचीदगियों में चले जाते हैं, क्योंकि ये उनका कानूनी लिहाज से हर चीज को जो है उन्होंने देखना होता है। बट ये पेचीदगियां एक तरफ पेचीदगियां हैं, बट ये आगे डाउन द लाइन फ्रॉड से नहीं बचाती क्या? मतलब ये इसमें गलत तो मेरा ख्याल है कोई चीज़ नहीं है। देखिए जी, कारोबार जो है ना वो काफी हद तक उसके अंदर मैं अभी पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, तो उसके अंदर ये ट्रम्प की बुक है द माइडास टच, और ट्रम्प और रॉबर्ट कियोसाकी की दोनों ने मुश्तरका किताब लिखी है। तो उसके अंदर यही बात लिखी गई थी कि बिजनेसमैन जो है ना जी वो बेसिकली रिस्क टेकर होता है, और वो रिस्क ले लेता है। जो नॉर्मली व्हाई आर्किटेक्ट्स डोंट बिकम वेरी गुड बिजनेसमैन, और लॉयर्स डोंट बिकम वेरी गुड बिजनेसमैन, और डॉक्टर्स डोंट बिकम वेरी गुड बिजनेसमैन, बिकॉज वो पर्टिकुलरली अपनी फील्ड के ऊपर ज्यादा फोकस होते हैं। तो बिकम अ बिजनेसमैन, और आपको जो है वो कुछ चीजों के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अभी जिस तरह आप बात कर रहे हैं, बात ये होता है कि जी कि सेलर का रवैया बहुत सख्त होता है, या किसी स्टेज पे बायर का रवैया बड़ा सख्त होता है, और जब आप उन दोनों लोगों को विदाउट अ मिडलमैन आपस में बिठाते हैं तो वो डील जो है वो होती नहीं है। द मिडलमैन एक्चुअली एक्ट्स लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर देयर, और वो सॉफ्टनर होता है कि हो सकता है कोई सख्त बात सेलर ने कर दी है तो वो उसे कम्युनिकेट नहीं हो रही होती, या कोई बायर ने कोई ऐसी बात कर दी है। देखें, हम बेसिकली एज ह्यूमन बीइंग्स हम थोड़े से जो है ना वो आप समझे इगोइस्टिक हैं,
बिल्कुल। और जब इसलिए किसी भी इस तरह की सर्विस के दरमियान में जनाब मिडल मैन का होना से जरूरी है, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर हम करता है टारगेट्स को दोनों साइड के ऊपर, और उसका काम ये होता है टू मेक द डील गो थ्रू एट एनी कॉस्ट, ताकि वो अपना कमीशन या अपनी सर्विस चार्जेस ले सके। तो अच्छा, आई थिंक जी जी आप कमीशन की बात कर रहे थे, तो ये सवाल मैं आपसे करने भी वाली थी कि रियल एस्टेट एजेंसी से जब कोई बायर या सेलर अगर कोई रब्ता करता है तो क्या कोई फ़ीस होती है या क्या एक्सपेंसेस होते हैं कि जो उसको पहले से जहन में रखना चाहिए कि अगर वो किसी भी रियल एस्टेट एजेंसी से मतलब अपने मामलात के लिए डीलिंग करता है तो क्या उसको एक्सपेंसेस साथ रखने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे रेगुलेशंस हैं वो जनरली तो इतनी अच्छी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जिसने कोई इनको प्रोटेक्ट किया हुआ एजेंसीज को। लेकिन यूजुअली ये होता है कि जी कि आप 1% चार्ज करते हैं फ्रॉम द बायर और एंड 1% चार्ज करते हैं ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट फ्रॉम द सेलर, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपकी कोई लीगल कॉस्ट है, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, उसका बयाना है, एग्रीमेंट टू सेल है, उसकी कॉस्ट जो है वो बायर और सेलर्स अपनी अपनी अलग बर्दाश्त करते हैं, या जो उन्होंने टैक्स देने हैं वो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देने हैं, वो उन्होंने अलग से देने हैं। तो उसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ इट्स 1%। अगर यानी 2 करोड़ रुपए का प्लॉट है तो उसकी कमीशन 2 लाख रुपया है एक साइड की और 2 लाख रुपया दूसरी साइड से, तो टेक्निकली ये 2% बन जाता है ओवरऑल ट्रांजैक्शन। अगर आपके पास बायर और सेलर दोनों ही मौजूद हैं तो फिर आपको 2% जो है वो मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये होता नहीं है हमारी ये मार्केट में। जी जी, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो लोग डील करने आते हैं वो अक्सर औकात जो है वो कमीशंस नहीं देते पूरे, और इसी वजह से देखें मिसट्रस्ट की जो ना फिजा कायम है इस मार्केट में। और बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग एजेंसीज को बाज़ औक़ात कहते हैं कि यार ये आपको पता है कि कुछ मार्जिन्स का भी होता है हिसाब किताब, लोग एक्स्ट्रा पैसे रख लेते हैं या बयाने करते हैं या इस तरह करते हैं। वो इसी वजह से है कि जी के नो वन प्रोटेक्ट्स द एजेंसीज। कोई पाकिस्तान के अंदर कोई सोसाइटी, कोई बंदा जो है वो एजेंसीज को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा कि उनका कमीशन उनको राइटफुली अर्नड उनको मिले। और गलती इधर से भी है, मैं मानता हूं कि इधर से भी कुछ मिसट्रस्ट है, बट एट द सेम टाइम अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे फ्रॉम द मार्केट एंड फ्रॉम द पीपल, वहां से भी बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट है। अब क्या आपके ख्याल में परसेप्शन क्या है आम आदमी के जहन में रियल एस्टेट एजेंसीज के बारे में? आप कह रहे हैं मिसट्रस्ट तो है, दोनों साइडों से है। आप प्रोटेक्शन नेचुरली किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को क्या आपको लगता है कि कोई दे फील बैड कि भैया इनके साथ इनकी प्रोटेक्शन नहीं है, या फिर वो कहते हैं हाँ ये देखो फ्रॉड भी तो यही करते हैं तो मतलब हम भी इनको इसी नज़र से देखेंगे? तो एक मेरा ये सवाल। दूसरा ये कि फिर अगर ये मिसट्रस्ट है बहुत ज़्यादा, तो वो कौन सी फिर हम जो ट्रांजैक्शन के मोरालिटीज़ हैं, जो मॉरल्स हैं, वो कहाँ से आते हैं फिर कि भाई हमने यहाँ पे अब सच्ची बात ही करनी है, सीधी बात ही करनी है, अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो उसको देख सकती? देखें, रेगुलेटरी अथॉरिटीज का तो मकसद ये है ना कि जी के वो चीज़ों को देखें, प्रोटेक्ट करें बायर और सेलर्स को, यानी इन्वेस्टर्स को, एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट करें एजेंसीज को, और इंश्योर करें कि जनाब सबको अपना राइटफुल जो भी उनके चीज़ें वो हो रही हों। और अगर लेट सपोज कोई एजेंसी गलत काम करती है तो उसकी कंप्लेन की जा सकती है एक सर्टेन जगह के ऊपर। और इसी तरह से अगर कोई बंदा जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है वो अगर राइटफुली उसके सर्विस चार्जेस नहीं देता तो उसके खिलाफ भी कोई एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। असल में मसला ये है कि जी पाकिस्तान में चूंकि ना तो कोई ऐसा है कि देखें आपने अगर स्टेट एजेंट बनना है तो आपको किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आप अंगूठा छाप नहीं तब भी बन सकता। अब ये अनफॉर्चुनेट है, राइट? कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है, और जब आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं होगी तो इस फील्ड के अंदर हर तरह का बंदा आपको मिलेगा। आपको बिल्कुल जाहिल से जाहिल बंदा भी मिलेगा अंगूठा छाप। मैं ये नहीं कह रहा कि जाहिल और अनपढ़ जो है वो बिजनेस कारोबार नहीं कर सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें ज्यादातर तादाद उन लोगों की आ जाती है जिनको कोई बिजनेस एथिक्स या मॉरलिटी नहीं होती। और एट द सेम पॉइंट इन टाइम आपको बहुत अच्छे पढ़े लिखे और समझदार किस्म के कंसल्टेंट्स भी मिल जाएंगे। तो टेक्निकली अगर आपने लेट सपोज के, मैं अक्सर का ये मशवरा सब लोगों को देता हूं कि द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट नहीं करना। सबसे पहला काम आपने जो करना है वो आपने अपना कंसल्टेंट सिलेक्ट करना है। सही। और अगर आप उसके लिए अब आपके पास देखें, अब सोशल मीडिया ने इस चीज को काफी हद तक आसान कर दिया और रिफाइन कर दिया। पहले ये लोगों के पास ऑप्शन नहीं था कि वो किसी को देख सकें। आज से 10-15 साल पहले
कि जनाब वो किसी एजेंसी की उसकी हिस्ट्री को चेक कर सकें या चेक कर लें कि जनाब उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, क्या वो अच्छा मानी जाती है। लेकिन अब लोगों के पास ये एक रिफाइनमेंट का तरीक़ेकार है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर दैट। और वो वहाँ पे अपना कंसल्टेंट ढूंढ के एंड देन दे कैन इंटरव्यू। नॉर्मली आई वुड सजेस्ट कि जी कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लेना चाहें तो आप जो है वहाँ पर 5, 10, 15 लोगों को मिलें। आपको मेरे ख्याल में कि जी के 50 to 60% लोग जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, सही, लेकिन परसेप्शन इसके उल्ट है। लोग समझते हैं कि सारे के सारे जो है ना यहाँ पे बैठे हुए वो शायद पता नहीं चोर हैं, डाकू हैं और वो ये काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बात वही है कि जी के चूंकि आप अपनी रिसर्च नहीं करते और आप सही प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करते, तो आप अब किसी ऐसे बंदे से रब्ता कर लेते हैं और फिर आप उसके साथ चलते रहते हैं। यू डोंट फॉलो द प्रोसीजर्स। आपको पहले मिलना चाहिए, आपको उनके अच्छा, साथ बातें तय इसमें करनी शाहनवाज चाहिए। साहब फिर एक सवाल ये भी है कि एजेंसी से जो रियल इस्टेट एजेंसीज हैं, इनसे किन लोगों को रब्ता करना चाहिए अपने किसी भी मामले की ये बाइंग या सेलिंग के लिए? कम पढ़े लिखे या कम समझदार लोग जिन्हें इस मामले में ज़्यादा नहीं पता कि ये मार्केट कैसे चल रही है, ये कहाँ जा रही है, किस तरह के लोगों को एजेंसी से रब्ता करना चाहिए? देखें मेरे ख्याल में तो तमाम लोगों को, क्योंकि आप देखें फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ डॉक्टर राइट, तो अगर आप अपनी मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी पे जाते हैं तो जो भी है वो फार्मासिस्ट आपको वो एडवाइस नहीं दे सकता जो डॉक्टर दे सकता है, राइट। सो आप जितना भी समझदार हो जाए, जो भी बंदा जितनी मर्जी न्यूज फॉलो कर ले, मार्केट पल्स के ऊपर जो है वो सिर्फ एजेंट्स या एजेंसीज इनका जो है ना वो नब्ज के ऊपर हाथ होता है। एंड दे ट्रूली अंडरस्टैंड ओके जनाब कहाँ पे मार्केट इस वक्त चलने लगी है, कहाँ पे रुकने लगी है, क्या होने लगा है। और इसी वजह से आपको, चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं, चाहे आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या आप सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, न्यूज जो है ना जी वो बेसिकली मैं न्यूज को सही नहीं समझता, क्योंकि न्यूज इतनी आती हैं अब, इतनी आती हैं हर तरह की न्यूज कि वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। और आप किसी भी बंदे से पूछें तो वो कहेगा यार मुझे तो फलाना ये कह रहा था, फलाना इतना शोर मचा, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा था ये प्रॉपर्टी ऊपर जानी है लेकिन नीचे चली गई। ठीक है जी, और ये फिर सारा सिलसिला जो है ना ये चलता रहता है। अच्छा, डिजिटलाइजेशन का दौर है। अब हम बात कर रहे हैं लोगों के भी बीच में पढ़े लिखे होने की, और कि आप जैसे अभी बात कर रहे थे कि अंगूठा छाप भी कारोबारी बन सकता है, लेकिन बाहर पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। मैं बात कर रही हूँ कि डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो एजेंसीज किस हद तक इन तमाम अमूर से हम आहंग हैं या सोशल मीडिया से किस हद तक कनेक्टेड हैं? देखिए इस वक्त तो जितने भी एजेंसीज जो अच्छा काम कर रही हैं वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। और वो मतलब यूट्यूब, फेसबुक मेरा ख्याल है कि सबसे बड़े 2 चैनल्स हैं। उसके अलावा अब आपकी वेबसाइट्स के ऊपर लोगों का बहुत ज्यादा फोकस है और लोग बना रहे हैं। और अब जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त है जी वो चेंज हो रहा है। अब इस वक्त जो लोग पढ़े लिखे हैं वो टेक्निकली अब ऊपर आ रहे हैं, और स्पेशली देखें जो रियल एस्टेट के अंदर शुरू में लोग आए, अब उनकी भी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो भी पढ़े लिखे बच्चों की है। तो ये वो अब ये देखिए ये चीज़ डिजिटलाइजेशन की तो हमें नज़र तो नेचुरली आएगी जहाँ पे DHA है या सबर्ब्स हैं या फिर ये गुलबर्ग हैं, जो SEC-A-B वाले एरियाज़ हैं जो थोड़े से क्या कहते हैं दूसरे एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी तो ख़रीदो फरोख्त होती है। तो आपको वहाँ पे कैसे ये फ़र्क नज़र आता है? उन्होंने कैसे डिजिटलाइजेशन को अपनाया है और उनके डायनामिक्स क्या जो है वो इन एरियाज़ के डायनामिक्स से फ़र्क होते हैं? अब देखें यहाँ पर जो अगर आप बात कर रहे हैं जिस तरह लाहौर एरिया है और उसके अंदर मुख्तलिफ साइड, यहाँ पर तो टेक्निकली अर्बन एरियाज के अंदर तो बिल्कुल सारा तकरीबन चीजें डिजिटल हो चुकी हैं और हर बंदा जो है वो मौजूद है। रूरल एरियाज में अभी भी आप देखें कि वो उसी तरह से पुराने तरीके से काम चल रहा है, और वहाँ पे कोई रेगुलेटेड या रेगुलेटेड तो यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे कोई इस तरह की ऑर्गेनाइज एजेंसीज जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। वो बस किसी बंदे ने बस एक दुकान डाल दी, या वो उधर एक बंदा बैठा हुआ है और वो उसको काम कर रहा है और आने वाला लोग आ रहे हैं, लेकिन वहां पे चूंकि इसी तरह से कंपटीशन नहीं है तो वो लोकली वर्ड ऑफ माउथ जो है वो उस जगह के ऊपर ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, हमने यहाँ पे बात की डिजिटलाइजेशन की कि वो एक अब इम्पोर्टेंस भी इनकी बहुत ज़्यादा है, मिडिल मैन भी हैं, सो
जितना भी बायर एंड सेलर है उसका गो टू पर्सन जो है वो एक रियल एस्टेट एजेंट या एक रियल एस्टेट एजेंसी होती है। न्यूज़ जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह की आती है, तो वो एक आम बंदे को नहीं समझ आ सकती कि एक्चुअली में मार्केट में क्या हो रहा है। तो जो 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 पल्स का अंदाज़ा है वो भी रियल एस्टेट एजेंट के ही पास है। तो इसके अंदर ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनका जो है ना वो सॉर्ट ऑफ किरदार है। तो ये आपके ख्याल में टू मच इम्पोर्टेंस नहीं है इनके लिए, इनके पास टू मच पावर नहीं है टू कंट्रोल दी रियल एस्टेट इंडस्ट्री एज अ होल? प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कंट्रोल ये कर सकते हैं एज अ ग्रुप, क्योंकि हम ये भी सुनते हैं कि ग्रुपिंग हुई भी है। रियल एस्टेट एजेंट्स ने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं व्हाट्सएप के, वहाँ पे जो है वो एक जगह का एरिया जो है वो मतलब लेट्स सपोज कुछ 100 एक अगर जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं तो वो अगर वहाँ पे डील करते हैं उस एरिया में, तो उन्होंने सब ने एक ग्रुप बनाया हुआ है। वो कहते हैं भाई हमने इस रेट से नीचे तो जो है ना वो देना ही नहीं है, और जब ख़रीदने की बारी आएगी तो हमारे साथ इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, हम एकदम रेट गिरा देंगे, वहाँ से बाइंग करवाएंगे, अपना कमीशन रखेंगे, अपना जो है वो टॉप लगाएंगे और फिर आगे मार्केट बढ़ा के बेचेंगे। तो ये इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या ये चीज़ जो है वो होती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है मार्केट के ऊपर इनका? जी देखें, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि ये चीज जो है वो होती है और ये शायद कोई बहुत ईवल चीज है, देखें ये रेगुलेटेड जगहों पे भी होता है, स्टॉक मार्केट्स में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है, आप फॉरेक्स मार्केट्स को देखें तो वहां पे भी ऐसे ही होता है, कमोडिटी मार्केट्स को देखें वहां पे वॉल स्ट्रीट के ऊपर यही हो रहा है। ठीक है, तो देयर आर ऑलवेज ब्रोकर्स, देयर आर ऑलवेज देयर इन्वेस्टर्स एंड दे हैव अ रोल टू प्ले। और इस चीज को देखें, ये एक ऐसी ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि बेसिकली इट्स अ नेसेसरी ईवल। उसकी रीजन ये है कि जी कि मार्केट के अंदर आपने कैश फ्लो को चलाना है, दैट इज वेयर सम पीपल मेक मनी एंड सम पीपल डोंट मेक मनी। बट ये तो डिमांड एंड सप्लाई पे नहीं होना चाहिए रेदर देन के आर्टिफिशियल हाइक्स एंड आर्टिफिशियल प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर? नहीं देखें, बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको उस बात के ऊपर कहता हूं कि जनाब ये ऐसा नहीं है कि जनाब हम सारे यही चाहते हैं, स्टॉक मार्केट्स में भी ऐसा ही होना चाहिए फिर, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि कुछ देखें आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स आ जाते हैं जो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। तो आप कैसे तयन करेंगे या कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी कैसे तयन करेगी कि ये बंदा एक्चुअल इन्वेस्टर है, लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता या क्या करना चाहता है? तो ट्रेडिंग वाला एलिमेंट तो या पैसे जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है उसको तो आप नहीं रोक सकते रियल एस्टेट के अंदर, पूरी ग्लोबली ऐसा ही है। तो मैं नहीं समझता कि ट्रेडिंग कोई बहुत बड़ा ईवल है, उस ट्रेडिंग को समझना जो है वो इम्पोर्टेंट है फॉर एन इन्वेस्टर। सही, अच्छा। अनफॉर्चुनेटली हमें वो नहीं समझ आती और फिर हम उन बबल्स में फंस जाते हैं जिसके आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा शाहनवाज साहब, क्या कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ भी रियल एस्टेट एजेंसीज का कोई ताल्लुक होता है? उनके मामले में भी कोई मदद करती हैं रियल एस्टेट एजेंसीज? कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो आप बात करें, जो बिल्डिंग्स बना रही हैं या जो डेवलपमेंट कर रही हैं, जी बिल्कुल, एजेंसीज जो हैं वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी काम कर रही हैं और जारी बात है उनके पास जो क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो कोई हो सकता है अपार्टमेंट भी लेना चाहता हो, कोई शॉप लेना चाहता हो, कोई रेंटल इनकम बनाना चाहता हो, तो एजेंसीज बिल्कुल राब्ते में होती हैं। और यूजुअली जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं और डेवलपर्स हैं वो एजेंसीज को बल्कि उनसे काम करने में एजेंसीज को ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि एटलीस्ट वहां पर उनका कमीशन यूजुअली प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, आई थिंक ये सब जितने भी बायर एंड सेलर्स हैं इनके दिमाग में ये चीज़ होती होगी। अब मिडिल मैन जो है वो ये लोग एक्ट करते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स एक्ट करते हैं एज मिडिल मैन, जहाँ पे टू ट्रांजेक्शन हो रही है। हम जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनकी बात अभी नहीं कर रहे। यहाँ पे उनको अब दोनों साइड से कमीशन भी मिलना है, बट उनको जितनी प्राइस उसकी ज़्यादा होगी उतना उनको कमीशन ज़्यादा मिलेगा। तो इस चीज़ के अंदर जो है वो क्या वो न्यूट्रल हो सकता है या वो बायस्ड होता है किसी एक तरफ? वफादारी किसके साथ होती है, उसकी सेलर की तरफ, बायर की तरफ? अच्छा ये देखें, ये बड़े मजे की बात है एक्चुअली। तो दुनिया में ग्लोबली ऐसा होता है कि जी के जब कोई बंदा अपना प्लॉट खरीदने आता है या कोई बंदा बेचने आता है तो वो यूजुअली अपना एक एजेंट नॉमिनेट करता है। वो एजेंट या तो बायर्स एजेंट कहलाता है या वो सेलर्स एजेंट कहलाता है। ठीक है, और उसके अंदर लॉयल्टी उसी एक एजेंट के साथ होती है। वो सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि जो आप बात करें कि लॉयल्टी रहे, राइट। सो मुझे पता हो कि यार ये बंदा जो मेरे पास चीज बेचने आया है ये मेरे साथ साइन अप करके बैठा है, और ये जो घर है या प्लॉट है ये मेरे पास 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए एक्सक्लूसिवली मेरे पास है, मैंने बेचना है। तो ये सिस्टम जो है ना वो एक लॉयल्टी और ट्रस्ट की फिजा को जो है ना वो पैदा करता है।
और वो फिर प्रोटेक्शन देता है एक तरह से उस एजेंट को भी कि उसके ऊपर मेहनत करे। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये हो रहा है कि जी के एक जो सेलर है उसने आके मार्केट में 10 बंदों को अपना प्लॉट दे दिया, और एक जो बायर है उसने भी आके जब प्लॉट ढूंढना है तो उसने 10 बंदों को बता दिया। तो मार्केट के अंदर लग रहा होता है कि 10 सेलर हैं और 10 बायर हैं। अच्छा, अब इससे वो जो है, जो आप कह रहे हैं ना कि जी के बाजू का तनसरी हाई बन जाती है, अब वो भी होता है कि जनाब आपके बायर सेलर्स थोड़े से ही होते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने 10-10 बंदों को एंगेज किया है, 15-15 बंदों को एंगेज किया हुआ है, तो पूरी मार्केट के अंदर ऐसे लग रहा होता है कि जनाब जैसे पता नहीं कितनी ज्यादा इसके ऊपर जो है ना वो जी मार्केट के अंदर तेजी आ गई है। तो इस तरह की चीजें भी अननेसेसरी हाइप क्रिएट कर देती हैं। और यहाँ पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जी के जितने भी लोग जो आते हैं वो फिर जो आपका क्या कहते हैं यूजुअली जो एजेंट है वो देखे, मैं समझ नहीं सकता कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। ठीक है, बात समझ में। अब बात ये है कि जी के इसीलिए एक्चुअली जो दुनिया के अंदर है वो ये है कि जी के एक कंसल्टेंट्स होते हैं। कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली रियल एस्टेट एजेंट्स का काम नहीं कर रहे होते यूजुअली, वो ये करते हैं, वो अपनी फीस अपफ्रंट चार्ज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ यू कम टू मी, अब जिस तरह मैं हूं तो मैं यूजुअली ये कहता हूं कि जनाब अंटिल अनलेस आई डोंट नो समवन, मेरे कोई पुराने क्लाइंट नहीं है, तो मैं उनको कहता हूं यार आपने मुझे ये कंसल्टेंसी फीस पहले पे करनी है। सही। अब जब वो कंसल्टेंसी फी पे कर देता है तो फिर मेरा जो इंटरेस्ट है कि वो किस प्राइस में या किस उसके अंदर वो उससे मेरा वो इंटरेस्ट खत्म होता है, फिक्स प्राइस होती है। वो प्लॉट शायद 10 करोड़ रुपए का है तो मैं उसके शायद 3 लाख ही ले रहा हूँ, 2 लाख ले रहा हूँ, कम भी ले रहा हूँ, लेकिन मैं उसको मशवरा दूंगा, एडवाइस दूंगा कि उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब देखें, अगर मेरी फीस ही इस बात के ऊपर है कि ये ट्रांजैक्शन हो तो फिर मेरा इंटरेस्ट तो कभी भी नहीं होगा कि मैं आपको रोकूं। ऐसे ही। ठीक है शाहनवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रियल एस्टेट एजेंसीज की आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमने इस पे डिटेल से बात करने की कोशिश की है कि अगर आप कोई घर या कोई भी अपनी प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट एजेंसीज का किरदार क्या होता है। आज के प्रोग्राम से मुझे और शहरियार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।